हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो बीए बुक पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे, अ ट्रू ए ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है, उसके जीवन से रिलेटेड कि उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे इतना फेमस हुए, उसको जीनियस क्यों कहा गया, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर का स्टार्टिंग देखते हैं। बिफोर यू रीड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, वुड यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। अगर आप जीनियस वर्ड सुनते हैं, कहीं से भी आप अगर जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ कोई आता है, किसी का चेहरा आता है या फिर कुछ आपके दिमाग में कुछ चलता है। हु इज़ अ जीनियस, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़। और जब आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या लगता है कि जीनियस किसे कहा जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट जो 100 साल पहले पूरे विश्व में क्रांति ले आए थे। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers. 26 साल की उम्र में 1905 में पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए थे। अबाउट लाइट, उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में बताया। लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी। उन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में बताया, मोशन, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मूविंग बॉडीज़, एनर्जी। His work took up only a few pages in scientific journals. उनका जो खोज है पेपर के कुछ पन्नों में था, लेकिन चेंज फॉर एवर आवर स्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन हम लोग का सोच को चेंज करके रख दिया। भले ही उनका जो आर्टिकल्स है पेपर के कुछ पन्नों में छपा, लेकिन हम लोग का सोच को कई सालों तक के लिए चेंज करके रख दिया। स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, हम लोग का जो सोच है कि हम लोग स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और यहाँ हमारे पर्यावरण में जितना भी कुछ इसके बारे में जो सोचते हैं उसको पूरा चेंज करके रख दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम्स फॉर जीनियस, और अपने आप को एक सिनोनिम बना दिया। जीनियस मीन्स आइंस्टीन। आज जब भी कभी जीनियस का कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो आइंस्टीन, मतलब वो अपने आप को ऐसा प्रूफ कर दिए कि अगर कोई जीनियस वर्ड कभी कोई बोले तो वो उनका आइंस्टीन का सिनोनिम्स बन जाए। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिजाइंस। 50 साल के बाद भी, उनके मरने के 50 साल के बाद भी आज भी आइंस्टीन जो है जीनियस के रूप में ही जाना जाता है। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ है 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी अल्म में हुआ है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिनेटेड फॉर जीनियस, और जब उनका जन्म हुआ है तो वैसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो एक दिन जीनियस बन जाएगा। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, और मतलब उसके विपरीत उसकी माँ जो है सोचती थी कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो वैसा जीनियस है नहीं, वैसा कुछ है नहीं इसके अंदर एक्स्ट्रा कि लगता है कुछ कर पाएगा। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनका जो सिर था वो दूसरे बच्चे की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। 2.5 साल के एज तक आइंस्टीन कुछ बोलते ही नहीं थे। 2.5 साल हो गया था उस बच्चे का, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब वो फाइनली बोलना सीखा तब वो कोई भी चीज़ को दो बार बोलता था, नहीं एक बार नहीं 2 बार बोलता था कोई भी चीज़ को। आइंस्टीन डिड नॉट नो वाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, और आइंस्टीन को दूसरे बच्चे उतना पसंद नहीं करते थे। आइंस्टीन इसलिए वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद पे बिताते क्योंकि दूसरा बच्चा उसको उतना लाइक ही नहीं करते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग, ब्रदर बोरिंग, और उसका प्लेमेट्स जो है उसके साथ खेलना उतना पसंद नहीं करता था, उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाता था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, सो वो जो आइंस्टीन है अपना मैक्सिमम टाइम खुद अकेले खेल के अपने आप पे इन्वेस्ट करता था, अपने कुछ सोचते रहता था। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, एक हिस्टोरियन है वो बता रहे हैं स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, वो आइंस्टीन के बारे में हिस्ट्री बता रहे हैं कि दैट ही कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लीजेंड का वो स्टार्टिंग से ही उनका है, मतलब ऐसा आपको सुन के ही आश्चर्यचकित लगेगा। एज ही वॉज ए लेटर टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड, एक बार
वो बताते हैं कि इंसिडेंट होता है कि एक टाइम पे उसके पेरेंट्स और वो खाना खा रहे होते हैं और वो अचानक से बोलते हैं, उसी टाइम आइंस्टीन कुछ बोलते हैं। एट लास्ट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और एक दिन जब वो खाना खा रहे होते अपने पेरेंट्स के साथ तो अपना साइलेंस को तोड़ते हैं, अपना उसको जो साइलेंस रहते थे 2.5 साल तो कुछ बोलते ही नहीं थे, तो वो उसको तोड़ते हैं और बोलते हैं द सूप इज़ टू हॉट। वो बोलते हैं ये जो सूप है वो बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, तब उसके पेरेंट्स को रिलीफ फील हुआ कि चलो मेरा बच्चा कुछ बोलता भी है, उसको रिलीफ फील हुआ। लेकिन उसके पेरेंट्स रिलीफ तो फील किया, लेकिन पूछे वाई वी हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, जब तुम बोल सकते हो तो इससे पहले क्यों नहीं बोलते थे? जब तुम सब कुछ बोल सकते हो, इतना क्लियरली बोल सकते हो, तो तुम पहले क्यों नहीं बोले थे? अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज ऑफ नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, हम इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि आज तक सब कुछ ऑर्डर में हो रहा था, हमको बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा था, आज हमको ज़रूरत पड़ा इसलिए बोलते हैं। तो एक इंसिडेंट बताते हैं हिस्ट्रियन कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना शुरू से लीजेंड वाला फीलिंग लेते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और जो आइंस्टीन थे बचपन से अपने, एक तो उसके प्लेमेट्स उसके साथ नहीं खेलते थे, वो अपना टाइम अकेले खेलते थे, तो उसको मैकेनिकल टॉयज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जब उसकी छोटी सी बहन हुई माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, जब वो उसको देखते हैं तो बोलते हैं सब कुछ तो ठीक है, टॉय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका व्हील्स कहाँ है? उसको वो बच्चे भी खिलौना लग रहा था, उसको लगा कि ये भी खिलौना है, उसको मैकेनिकल टॉयज पसंद है, इसलिए बोलता है सब चीज़ तो ठीक है लेकिन इसका व्हील्स कहाँ है? A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter. एक बार उसके पिता को हेडमास्टर बुला के बोलते हैं कि आइंस्टीन चाहे कोई भी प्रोफेशन को चुन ले, कोई भी प्रोफेशन चुन ले वो, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, लेकिन ये कभी भी कोई भी फील्ड में सक्सेस नहीं कर पाएगा। एक बार उनके हेडमास्टर उनके पास पिता को बुला के बोलते हैं आइंस्टीन भले चाहे कोई भी प्रोफेशन चुन ले, लेकिन आइंस्टीन कोई भी फील्ड में सफल नहीं हो पाएगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन जो है वायलिन बजाना सीखने लगे थे, 6 साल की उम्र से ही वायलिन बजाना सीखने लगे थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि बच्चा वायलिन बजाने सीखे। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो एक अच्छा वायलिन बजाने वाले बन गए, लेकिन वो ऐसा कहीं परफॉर्म नहीं करते थे, बस वो अपना फैमिली के लोगों के पास बजाते थे और ये अपना लाइफ टाइम तक वो बजाते, मतलब इस प्रोफेशन को कैरी किए, लेकिन वो कहीं ऐसा शो नहीं करते थे वायलिन बजाने के लिए, बजाते अच्छा थे। अब मैच्योर मीन्स होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशन, मीन्स अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए कोई चीज़ करना, कोई प्रोफेशन के अलावा। वैसे ही आइंस्टीन जो है अपना पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए वायलिन बजाते थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं देते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा नहीं है कि वो बैड पीपल थे, अच्छे थे। ही वेंट टू हिज हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। वो जो हाई स्कूल में उनका एडमिशन होता है म्यूनिक में, और उसका जो फैमिली है आइंस्टीन का फैमिली म्यूनिक कब आया था? जब आइंस्टीन 15 महीने के थे, तभी उनका फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गया था, तो उनको हाई स्कूल म्यूनिक में ही भेजा गया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वो आइंस्टीन ऐसा नहीं कि बुरे थे, वो अब हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेके आते थे स्कूल में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, वो हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लेके आते थे, लेकिन उसको स्कूल का जो तौर तरीका होता ना कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता था, उससे उसको नफरत होता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, जिसकी वजह से उनका और उसके टीचर के बीच हमेशा क्लैश होते रहता था, लड़ाई होते रहता था। क्योंकि वो तो स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेके आते थे, लेकिन उनको उतना डिसिप्लिन, उतना वो तौर तरीका जो होता था वो पसंद नहीं आता, इसकी वजह से उनका टीचर के साथ क्लैश होते रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और जब वो 15 साल के हुए तो उनको वहाँ पे घुटन होने लगा, उनको लगने लगा कि अब स्कूल ही छोड़ ही देना चाहिए, हम मेरे लिए भी अच्छा है, इस स्कूल के लिए भी अच्छा है, और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और पिछले साल उसके बाद उसका फैमिली जो है मिलान शिफ्ट हो गया। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उनके पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे और उनको रिलेटिव्स के यहाँ पे छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड,
और बहुत लंबा डिस्कशन के बाद उसके पेरेंट्स फाइनली मान गए कि उनका जो इंटरेस्ट है जर्मन स्पीकिंग में, एजुकेशन उनको लेना है जर्मन स्पीकिंग में, वो स्विट्ज़रलैंड में उसके पेरेंट्स मान गए। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और उनको स्विट्ज़रलैंड भेज दिए। वो एक ऐसा सिटी था जो म्यूनिक से ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा आज़ादी था। म्यूनिक में बहुत ज़्यादा उसको एकदम डिसिप्लिन में रखा जाता था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन मैथ में बहुत तेज़ थे और फिजिक्स में भी उनको बहुत इंटरेस्ट है। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ तो वो डिसाइड किए कि वो ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वहीं से पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टैच। और ऐसा नहीं है कि उसको साइंस ही इतना ज़्यादा पसंद था, उनको और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। बस सिर्फ साइंस ही उनको, ऐसा नहीं है कि साइंस ही उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था या उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 ईयर्स के जब आइंस्टीन थे तो ऐसे दिखते थे, और 1955 में आइंस्टीन ऐसे दिखते थे, और हम लोग इसी आइंस्टीन को याद रखते। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि उनको खाली साइंस मैथ फिजिक्स में इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट अपना फेलो स्टूडेंट्स, एक लड़की रहती है उसमें भी इंटरेस्ट आ जाता है। मेलेवा मैरिक, उनका नाम है मिलेवा मैरिक, उनमें उसको इंटरेस्ट आ जाता है। whom he found to be a clever creature, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत दयालु है, क्लेवर क्रिएचर है। दिस यंग मैन सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और वो जो लड़की है स्विट्ज़रलैंड आई रहती है, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि जो ज्यूरिक का यूनिवर्सिटी था यूरोप में कुछ ऐसा कुछ मतलब गिनो चुनो यूनिवर्सिटी में एक था, इसलिए वो स्विट्ज़रलैंड आए रहते हैं अपना डिग्री लेने के लिए। आइंस्टीन सो इन हर एंड अर्ली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और आइंस्टीन को अपना जो दूसरा क्लासमेट्स था उसको, उसके अपेक्षा ये लड़की उसको इंटरेस्टेड लगी, क्योंकि वो इसके जैसे थी, इसके जैसे सोचती थी। वो दूसरे क्लासमेट्स को फिलिस्टीन्स बोलते। फिलिस्टीन्स मीन्स होता है अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। दूसरे जो क्लासमेट्स थे आइंस्टीन के, उसके जैसे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लिटरेचर में नहीं लेते थे, म्यूजिक में नहीं लेते थे। और ये जो मेलेवा मैरिक थी वो आइंस्टीन के जैसे था, आइंस्टीन के जैसे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट था, हर चीज़ क्लेवर टैलेंटेड सब आइंस्टीन के जैसे थी, इसलिए उसको आइंस्टीन को मिलेवा मैरिक में इंटरेस्ट जग गया। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट वॉर्ड्स। वो आज तक सबसे, उनका किसी से विचार नहीं मिलता था, अपना फैमिली में अपना यूनिवर्सिटी में, आज तक वो और ही रहे थे, लेकिन मिलेवा मैरिक से उनका विचार मिला। द कपल फेल इन लव, और जब उनका थिंकिंग मिला तो वो दोनों जो है उनके बीच लव हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स, और लेटर एक्सचेंज हुए जिसमें वो लोग अपना इमोशंस को बताते थे, अपना फीलिंग्स को बताते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और वो उस लेटर में साइंस को मिक्स करके बताते थे। अब उस लेटर में उन लोग का साइंस रहता था। रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। उस लेटर में वो लिखते हैं कि हम उन लोग उस दिन कितना खुश होंगे जब हम लोग एक साथ जो अपना वर्क है उसको पूरा करेंगे, रिलेटिविटी पे जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एक साथ पब्लिश करेंगे, एक साथ दुनिया को दिखाएंगे, और कितना खुश रहेंगे हम लोग दोनों एक साथ। वैसा वो साइंस को रिलेट करके लेटर में लिखते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 ईस्वी में किस साल के एज में आइंस्टीन जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई नौकरी नहीं लगी होती, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, फिर वो एक टीचिंग असिस्टेंट टीचर के रूप में काम करने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। वो असिस्टेंट टीचर के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाने लगते हैं, लेकिन फिर उसको जॉब मिलता है फाइनली 1902 ईस्वी में। कहाँ पे मिलता है तो पेटेंट ऑफिस में मिलता है। पेटेंट ऑफिस होता है जहाँ पे कोई अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, कोई न्यू इन्वेंशन कोई कुछ करता है कि मेरे जैसा कोई और नहीं किया है, हम पहली बार किए हैं और ये मेरा है, तो उस तरह का जो रजिस्ट्रेशन करवाने आता है वैसा ऑफिस में उनका जॉब हो जाता है। पेटेंट अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, ऐसा
डॉक्यूमेंट होता है जो कोई न्यू इन्वेंशन करता है तो उस इन्वेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं पेटेंट ऑफिस। तो वहीं पे उनका जॉब हो जाता है 1902 में। While he was supposed to be assessing other people's invention, वहाँ ऐसा सपोज किया जाता है, उससे उम्मीद लगाया जाता है कि दूसरे का इन्वेंशन को मतलब सपोर्ट करेगा। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज आउन आइडियाज़ इन सेकेंड, लेकिन आइंस्टीन अपना वहीं पे उस पेटेंट ऑफिस में अपना आइडिया डेवलप कर रहे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे कि कैसे कैसे न्यू इन्वेंशन करना है। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वो उस ऑफिस में अपना सीक्रेट तरीके से अपना दिमाग लगा रहे थे कि हमको कुछ नया इन्वेंशन करना है। वहाँ पे तो उससे उम्मीद लगाया जा रहा था कि कोई और न्यू इन्वेंशन करके आएगा, वो अच्छा से इसको देखेगा, रजिस्टर करेगा, लेकिन ये वहाँ पे अपना अलग से दिमाग चला रहे थे कि हमको कुछ नया इन्वेंशन करना है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was आइंस्टीन्स स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और एक 1905 ईस्वी में पेपर्स में आइंस्टीन का स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी छपा। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, टाइम और जो डिस्टेंस है वो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट मीन्स होता है किसी पर निर्भर नहीं होना, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार टाइम और डिस्टेंस ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, वो किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time। वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि दो घड़ी अगर एक ही टाइम पे उसको चलाया जाए तो और उसको एक ही टाइम पे चलाया जाए, रोलों का जो मोशन है वो डिफरेंट रखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो सेम टाइम बताएगा। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। बोल रहा है कि अगर उस दो घड़ी को एक साथ चलाया जाए और दोनों का जर्नी कंप्लीट होने के बाद वो एक जैसा टाइम नहीं बताएगा। अगर एक को स्पीड चलाएंगे और एक को स्लो चलाएंगे तो एक जैसा टाइम नहीं बताएगा। मतलब टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और उनके बाद उन्होंने वर्ल्ड का फेमस फार्मूला दिया रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, E=mc²। उन्होंने वर्ल्ड फेमस फार्मूला दिया E=mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जहाँ पे E जो है E स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M डिनोट्स करता है मास को, और C डिनोट्स करता है स्पीड ऑफ द लाइट। C डिनोट्स करता है स्पीड ऑफ द लाइट, और लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। E=mc² फार्मूला आइंस्टीन ने दिया जो वर्ल्ड फेमस हो गया। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टीन बिजी थे मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिजिक्स का, तब उसका जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट जो है वो चाहते थे कि उनका स्टडी जैसे ही ख़त्म हो वो अपनी जो उनकी लवर है मेलिवा से शादी कर ले। बट द मदर वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन उसकी माँ जो थी इस शादी के खिलाफ थी। सी थॉट मेलिवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। वो उसकी माँ जो है वो सोचती थी कि मेलिवा जो है मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और ये जो 3 साल बड़ी है ये बहुत बड़ी है मेरे बेटे से, इतना बड़ी लड़की नहीं चाहिए। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलिवास इंटेलिजेंस। और उसकी माँ जो है मेलिवा के इंटेलिजेंस से भी उनको प्रॉब्लम था। सी इज अ बुक लाइक यू। वो बोलती थी कि वो तुम्हारे जैसे ही एकदम किताबी कीड़ा है, तुम्हारे जैसे ही अपना दिमाग खाली किताब में पढ़ने में लगाती है, इसलिए एक तो तुमसे बड़ी है और एक तो तुम्हारे जैसे किताबी कीड़ा है। हिज मदर शेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। और जब उसकी माँ इस तरह अगेंस्ट जाने लगी तो आइंस्टीन ने अपने शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया। बोले ठीक है कुछ टाइम बात करेंगे। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903। और फाइनली 1903 ईस्वी में दोनों शादी कर लेते हैं। एंड हैड 2 sons। और उसके बाद उन लोग को 2 बच्चा भी होता है। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फैल्टर्ड। लेकिन कुछ टाइम के बाद शादी जो है बिगड़ने लगा, चलने नहीं लगा। मेलिवा मीनवाइल वॉज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मेलिवा जो थी उस टाइम उसको लगने लगा कि वो जितना टैलेंटेड है, जितना एम्बिशियस है, उसका वो सब एम्बिशन पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी, अनहैप्पी रहने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई, वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच लड़ाई होने लगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बहुत सालों
तक ऐसे ही लड़ाई झगड़े के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 और कपल ने फाइनली डाइवोर्स ले लिया 1919 ईस्वी में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, फिर आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कजन एल्सा से शादी कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और अब आइंस्टीन का न्यू चैप्टर शुरू हो चुका था और उसी टाइम वो अचानक से उनको फेम मिल गया, वर्ल्ड फेम मिल गया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 ईस्वी में उन्होंने एक जनरल थ्योरी दिया था, रिलेटिविटी के पे एक जनरल थ्योरी पब्लिश किया था, विच प्रूव्ड अ न्यू इंटरप्रेशन ऑफ ग्रेविटी। जो इन ग्रेविटी पे नया थॉट दे रहा था, नया नया विचार दे रहा था, उसको वो पब्लिश करवाए थे रिलेटिविटी पे। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्राउड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और जो चीज़ आइंस्टीन ने 1915 ईस्वी में पब्लिश किया था वो 1919 ईस्वी में जाके प्रूफ हुआ कि एक्यूरेट है। वर्ल्ड ने मान लिया कि एक्यूरेट है, कि आइंस्टीन ने 1915 में जो थ्योरी दिया था रिलेटिविटी का वो एक्यूरेट है। और ये कब प्रूफ हुआ? जब 1919 ईस्वी में एक सन एक्लिप्स हुआ, तब प्रूफ हो गया कि आइंस्टीन का दिया हुआ थ्योरी एक्यूरेट है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन जो है पहले ही बता दिए थे, कैलकुलेट कर दिए थे कि जो भी स्टार्स है जो सन से जो दूर है वो डिफ्लेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जितना दूर होते हैं वो डिफ्लेक्ट करते रहते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने उसके इस वर्क को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन करके पब्लिश किया। डिफ्लेक्टेड मीन्स होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हीट समथिंग, अपना डायरेक्शन को चेंज कर देना हीट के वजह से। तो आइंस्टीन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि जो भी स्टार्स हैं जो सन से दूर हैं वो डिफ्लेक्टेड होते रहते हैं, उनका जो चमक है वो कम ज़्यादा होते रहता है हीट के वजह से, डिस्टेंस की वजह से। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके बाद तो उसको बहुत सारे प्राइज, ऑनर्स, इन्विटेशंस मिलने लगे। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस उनके पास, मीडिया उनके पास आने जाने लगी। When the Nazis come to power in Germany in 1933, और 1933 ईस्वी में जब नाजीज ने जर्मनी में अपना पावर जमा लिया, हिटलर, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तब आइंस्टीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और 5 साल बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन का इन्वेंशन हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो एक तरह से पूरा वर्ल्ड में एकदम ये हो गया, ये फैल गया कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का इन्वेंशन हो गया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैक्सिज्म, और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अब जितना भी साइंटिस्ट थे वो अपने देश से भाग के आए थे। जस्ट एज आइंस्टीन है, जैसे आइंस्टीन अपने देश से भाग के गए थे नाजिम्स के कारण, वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट जो अपने देश से भाग के आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड टू द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम। जैसे आइंस्टीन आए थे वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। अब उनको लग रहा था कि जब नाजीज लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर बम का आविष्कार कर लिया, कहीं वो लोग इसका यूज ना कर लिया, एटॉमिक बम का कहीं यूज ना करने लगे। At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt, और अपने कलीग्स के कहने पे आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। और अगस्त 1939 2 अगस्त 1939 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा इन विच ही वार्न, जिसमें वो वार्निंग दिए, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर द सम ऑफ द सराउंडिंग। इसके जैसा एक छोटा सा बॉम्ब, अगर एक छोटा सा बॉम्ब कहीं पे गिरा दिया जाएगा तो पूरी तरह से वहाँ बर्बाद कर देगा। उन्होंने वार्निंग दिया कि इसके जैसा एक छोटा सा बॉम्ब कहीं पे भी कहीं गिरा दिया जाए तो उस जगह को पूरी तरह से वो बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect, लेकिन उसका बात को उतना सीरियसली उन लोग लिया नहीं। The Americans developed the atomic bomb in a secret project, और अमेरिका ने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एटॉमिक बम को बना लिया। And dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। उन्होंने सीक्रेट तरीके से एटॉमिक बम बना लिया
और उन्होंने 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में ये बम गिरा दिया, जिससे वो 2 शहर 1 मिनट या सेकंड में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आइंस्टीन ने यही वार्निंग दिया था कि इसके जैसा एक छोटा सा बम अगर कोई बना लेता है और किसी पर यूज़ कर देता है तो वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और अमेरिका ने वैसा ही किया। इस सीक्रेट तरीके से एटम बम को बना के हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा देते, जिससे वो 2 शहर सेकंडों में बर्बाद हो जाते। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकेंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन जो उनको बहुत दुख हुआ इसके बारे में सुन के, बहुत ज़्यादा दुख होता है। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, तब उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने उसमें लिखा कि आप एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए। सारा देश को तो अपना गवर्नमेंट है, ये लोग अपना रूल चलाता है, अपना जो मन करता है वो करता है, इसलिए आप एक पूरा वर्ल्ड का गवर्नमेंट बनाइए जो इन लोग से भी ऊपर हो। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जैसे रूजवेल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इसको भी वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, उनके लेटर का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आइंस्टीन जो है पॉलिटिक्स में और इंटरेस्ट लेने लगे और इन्वॉल्व होने लगे और जगह जगह कैंपेन करने लगे, agitating for an end of the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। वो हर अपना पॉपुलैरिटी का यूज़ करने लगे कैंपेन करने में, वो लोगों को बोलने लगे कि ये जो हथियार बनाए जा रहे हैं रोज़ रोज़ नए तरीके से दूसरे को बर्बाद करने के लिए, ये ना साइंस का यूज़ अच्छा के लिए किया जाए, पीस के लिए किया जाए, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं किया जाए। वो अपना फेम को, अपना जो फेमस थे उसका यूज किए, जगह जगह जाके कैंपेन किए, लोगों को समझाएं। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन जो हैं 76 साल के एज में 1955 में मर जाते हैं, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, और तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और एक उस साइंटिफिक जीनियस के रूप में उसका सेलिब्रेट किया जाता है। विजनरी मीन्स होता है पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलेक्चुअली। विजनरी मीन्स होता है जो ऐसा आदमी जो फ्यूचर बता सकता है, फ्यूचर देख सकता है, तो उनके डेथ के बाद उसको सेलिब्रेट किया गया विजनरी के रूप में और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और वो तो हमेशा के लिए साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, लेकिन सेलिब्रेट किया गया विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन्स के रूप में। इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग इसमें देखें कि आइंस्टीन जो है कैसे जीनियस, उसको जीनियस क्यों बोला गया, कैसे वो एक जीनियस के रूप में ये हो गई कि कोई भी अगर कोई जीनियस मीन्स आइंस्टीन ही समझा जाता है। अगर किसी को जीनियस बोलना होता है तो हम लोग उसको आइंस्टीन बोलते हैं। आइंस्टीन ने एक मजाकिया अंदाज में समझाया था कि रिलेटिविटी को आप किस तरह समझ सकते हैं। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। अगर आप एक अच्छी सी लड़की के पास 2 घंटा बैठ के बात करते हो तो आपको लगेगा कि 2 मिनट बात कर रहे हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। और अगर आप किसी गर्म वाला स्टोव के पास ऊपर 2 मिनट बैठ जाएं तो आपको लगेगा हम 2 घंटा बैठ गए। तो दैट्स रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने इसको मजाक में समझाया था कि अगर आप एक सुंदर सी लड़की के साथ 2 घंटा बात करते हो तो आप लगेगा 2 मिनट बात किए, और अगर आप गर्म स्टोव में 2 मिनट बैठ जाएंगे तो लगेगा 2 घंटा बैठ गए। तो ये जो 2 मिनट